नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। और अभी हम मौजूद हैं कटिया प्रखंड के अमिया पंचायत में और हमारे साथ हैं बीडीसी प्रत्याशी प्रतिनिधि जन्मेंजय तिवारी, जिनकी पत्नी निधि तिवारी वहां से बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं। और हम इनसे आज मुखातिब हैं, इनके साथ बैठे हैं इनके मुद्दों को जानने के लिए कि आखिर एक पद पर जाएंगे तो क्या करेंगे और इनका अपना विजन क्या है। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम इनके साथ हैं और हमारे साथ भी यहाँ के जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं जो इनसे हम पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जन्मेंजय जी आपका हमारे साथ। सबसे पहले आप ये बताइए कि अपना राजनीति में रुचि क्या हुआ या फिर कहीं पहले से कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा हो आपका? राजनीतिक बैकग्राउंड ये नहीं रहा है कि हमको राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि जो अभी धांधली वाली राजनीति हो रही है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। अमूमन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को दबा दिया जा रहा है, जबरदस्ती किसी से कोई काम करवा लिया जा रहा है, गलत तरीके से किसी से पैसा ले लिया जा रहा है, राशन कार्ड के लिए पैसा लिया जा रहा है, हर छोटे मोटे कामों के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो जो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि भाई यही एक माध्यम है कि हम उसमें आए और आके लोगों को समझाएं। तो मुझे कौटिल्य की वो चीज बातें याद आ गई कि अगर आप गलत राजा का सहयोग कर रहे हैं, उनका शासन स्वीकार कर रहे हैं, तो मतलब आप गलत हैं। तो मुझे खुद को गलत नहीं साबित करना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी राजनीति में आ रहे हैं और लोगों को अपनी बातें समझाएंगे, उनको मेरी बातें पसंद आएगी। और उनको ये तक पता है, क्योंकि हमारा जो पिछला बैकग्राउंड रहा है मेरे बाबूजी श्री दिनेश तिवारी जी का, तो जो कार्यकाल उनको पैक्स में मिला हुआ है, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको निभाए हैं। उन्होंने जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके गया, जिसकी बातें हर लोग जानते हैं, अगल बगल की पंचायत जानती है। तो वो बैकग्राउंड का सपोर्ट मुझे बहुत बढ़िया से मिल रहा है। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि हर जनता मेरी बात समझेगी और हर एक क्वेश्चन का जवाब भी मुझसे लेगी, जो मैं सही तरीके से दूंगा। हमको ये बताइए जन्मेंजय जी, आपने बीटेक किया है, अच्छी खासी सैलरी पर आपको नौकरी मिल सकती थी, तो क्यों आप बीटेक किए? तब तो किए होंगे कि नौकरी करेंगे किसी कंपनी में, बढ़िया कंपनी में, लेकिन फिर आज गाँव क्यों खिंचलाया कि आप राजनीति के मैदान में उतर गए हैं? मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा लगा कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी नौकरी करने से। क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से घूमती रहती थी ना, कि अगर हम किसी कंपनी में जाके नौकरी करते हैं, तो अगर हम 100 रुपये का काम करेंगे तभी हमको 10 रुपये पगार मिलेगा। तो क्यों नहीं वो 100 रुपये का काम हम खुद ही करें कि जिससे संतुष्टि मिले। और संतुष्टि कैसे मिलेगी? जैसे 10 लोगों को रोजगार मैं दे रहा हूँ, तो 10 लोगों के घर में मेरी वजह से खाना बन रहा है, तब मुझे जाके संतुष्टि मिलेगी। ये सोच कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि हमको यही रह के और यही का विकास करना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। उसके लिए जो जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे मैंने किया। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं अमिया पंचायत के, और उन्हीं के अनुसरण को देखते हुए, समाज सेवा की भावना को देखते हुए आप पहली बार पंचायत समिति सदस्य के लिए अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, ताकि वहां पे महिला सीट है इसलिए। और आप ये बताइए कि क्या आपका विजन क्या है स्पेशल पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र को लेकर? नहीं, जैसे आप बोले ना कि महिला सीट है, पत्नी प्रतिनिधि बन के हम चुनाव के लिए आ रहे हैं, तो ये बात ठीक है कि हम कर रहे हैं, लेकिन महिला सीट गवर्नमेंट लेके आ रही है। जब सरकार बोल रही है कि महिला सीट इसके लिए दिया जा रहा है, मतलब कि सरकार अपना सोच रही है कि 5 साल में क्षेत्र की महिलाओं का विकास हो जाएगा। अगर हम महिला को, प्रत्याशी को आगे नहीं ला पा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद उसको घर ही तक सीमित रख दे रहे हैं, तो फिर से गवर्नमेंट का तो फेल हो गया, मतलब हम फिर से 5 साल पीछे चले गए। तो हमारा विजन ये है कि जब गवर्नमेंट सोच रही है कि महिला प्रत्याशी है, महिला सीट रखा गया है, महिला का विकास होगा, तो महिला का विकास होगा। अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतेंगी तो फील्ड में जाएंगी, हर महिला से मिलेगी, कमेटी बनेगी, हर घर की हर महिला को मैं रोजगार दूंगा। इसकी 100% की गारंटी देता हूं कि हर घर की महिला अगर चाहती है कि घर बैठे बैठे रोजगार मिले, तो इस क्लिप को अपने पास सेव करके रख ले और मुझे दिखाए कि आपने बोला था कि मुझे रोजगार देंगे, आप नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जबान से क्यों अलग जा रहे हैं। इसको क्लिप पे आप लोग सेव कर लीजिएगा कि आप लोग मुझसे पूछेगा कि मुझे रोजगार नहीं दिया गया। मैं हर एक औरत को रोजगार दूंगा जो घर बैठे बैठे सारा काम करेगी, अपने घर का खर्चा निकाल सकती है, उतना काम मैं उसको दूंगा कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण और महिला सीट होने के नाते आप महिलाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बाकी जनता का क्या होगा? युवाओं का, बुजुर्गों का, या फिर उन मजदूरों का, किसानों का क्या होगा? ये हो गई महिला वाली बात जो मैं आपको सबसे पहले बताया।
अब आई युवाओं की बात। अमूमन क्या होता है, नेताजी अपने पीछे पीछे 10 लोगों को लेकर घूमते हैं, लेकिन जब इकोनॉमिकली बात आती है तो सारा पैसा अपने पॉकेट में लेकर रख लेते हैं। उन लड़कों को कुछ नहीं होता है। मैं उनके भविष्य की चिंता करता हूं। मेरे साथ जो भी युवा मेरे साथ जुड़ रहा है, उसका गार्जियन मेरे से खुश रहेगा कि ये बंदा मेरे बच्चे का ख्याल बढ़िया से रखेगा। मुझे उसके भविष्य की चिंता है। रही बात पंचायत में जो भी काम होने की, तो जितना भी काम पंचायत क्षेत्र में होगा, जिस गांव में होगा, उसी गांव के लड़का उस काम को कराएंगे। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट जीरो रहेगा। मैं उसमें कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम अदर्स हैं, मैंने उसका इनकम का स्रोत रखा हुआ है। लेकिन ये जो इनकम का जो भी रहेगा, अगर कोई भी काम करते हैं, 10% 20% प्रॉफिट होगा ना, वो उन लड़कों के खाते में जाएगा। मेरे से उसका लेना देना नहीं रहेगा। तो ये हो गया युवाओं की सोच। लेकिन इससे तो हमेशा उनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसको यहाँ पे लागू कराने के लिए कोई नहीं आगे आएगा। क्यों नहीं आगे आएगा? कि आगे वाला सुदृढ़ हो जाए। हर एक आदमी दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरे से जितना होगा मैं उतना बढ़ के करूंगा। मैं हर गांव में एक कुटीर उद्योग की स्थापना करवाऊंगा, जहां से उस गांव की महिलाओं का जो भी काम रहेगा, घर वाला वो काम करेंगी, और जो भी काम मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा वो युवा करेंगे। दोनों लोगों का विकास हो जाएगा वहां से। ये तमाम योजनाएं और तमाम विकास की बातें जो आप कर रहे हैं, सुशासन सरकार जो राज्य लेवल पर चले तो नीतीश सरकार भी सुशासन सरकार के नाम से जानी जाती है, तो वैसे ही पंचायत सरकार भी उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के अधिकारियों के देखरेख में काम कर रही है। तो क्या पिछले सालों में ये सब नहीं हुआ? बिल्कुल, उसको तो लागू कराना चाहिए था ना। जो भी मैं योजना, अच्छा एक बात बताइए, मैं खुद प्रोजेक्ट बना के उसको लॉन्च करने की जब बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो सरकार का यही ना हुआ कि आप सही तरीके से काम कीजिए। तो ये सब पर सरकार ने कुछ हेल्प किया नहीं किया? पहले जैसे मेरे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें मार्केटिंग का है, रिटेल का है, सिलाई का है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है। ये तो हेल्प ही ना हुआ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हेल्प दे रही है, मैं उस प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ और उसको लॉन्च किया हूँ, और गवर्नमेंट जनता उसका फायदा उठा रही है। उनको जॉब भी देना हमारा काम है, जॉब उनको दे रहे हैं हम। और जॉब ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए मुझे पटना में बिहार उद्यमी संघ ने बेस्ट युवा उद्यमी का, जिला का बेस्ट युवा उद्यमी का पुरस्कार दिया है। उससे पहले IIM कलकत्ता ने मुझे 50,000 रुपया कैश देके मेरे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पुरस्कार दिया था। नीतीश कुमार जी की वहां पर उपस्थिति थी। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हमारा ये सारी वार्तालाप हुआ कि कैसे कैसे और हम प्रोजेक्ट को काम कर सकते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पंचायत का विकास करने के लिए वहां जाके क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा वहां पे क्वेश्चन था, जो भी मेरी प्रोजेक्ट की थीम थी, जो मैंने प्रस्तुत किया, वो वहां पे हमको पता चला विश्व स्तर की बात हो गई। क्योंकि वहां इतनी हाईटेक लेवल का मेरा जो भी प्रोजेक्ट रहा था, उन लोगों को लगा कि ये तो विश्व स्तर की बात हो गई। इससे अपने भारत का ही नहीं, अपने जिले का नहीं, पंचायत का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। फिलहाल हम पंचायत के विकास की बात करते हैं, तो क्या गत प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं या इसके पहले भी जो लोग BDC के पद पर आसीन रहे, क्या उन लोगों ने अपने पंचायत का विकास नहीं किया? क्या कुछ कमी रह गई? नहीं, विकास करना का मतलब कि यही सिर्फ होता है क्या कि हम रोड का टेंडर लेके आए और घटिया तरीका से रोड बनवा दिए, नाला का टेंडर लेके आए, घटिया तरीका से नाला बना लिए, उसका जो ढक्कन बनाया जाता है, स्लैब बनाया जाता है, वो घटिया तरीका से बना दिए, टूट फूट जाए, कहानी खत्म। क्योंकि अगले बार जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी फिर से मरम्मत कराया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का पैसा आप चूसते रहेंगे। ये जो बात आज हम कैमरा के सामने कर रहे हैं, क्या इसके लिए कभी धरातल पर आवाज उठाई गई? क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है ना? देखिए बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी मतलब पहले से जो जीते हुए हैं, है ना, उनका कैसा है कि हमेशा दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। तो लोग डर जाते हैं, तो कोई खुल के सामने बोलने की नहीं सोचता है। तो लोगों का कैसा है कि भाई, अगर मैंने बोला, जाके बातें किया कि अगर मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे समर्थन मिलना चाहिए, तो मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है कि अब मैं फील्ड में आऊं, वो पद पे काबिज हो जाऊं, फिर से जो मेरा ख्वाब है वो मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या करके दिखा रहा हूं। जनता के डरने की जो बात है, नीतीश सरकार ढिढोरा पीटती है कि काफी सिक्योर्ड कर दिया है सिस्टम को, हर प्रकार से कोई अपनी आवाज उठा सकता है। अभी आपने कहा कि गत प्रतिनिधि जो हैं या फिर जहां भी कुछ भ्रष्टाचार का काम होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने में लोग डरते हैं, तो आखिर ऐसी स्थिति क्या है? आप आने के बाद क्या कुछ ऐसा करेंगे कि डर लोगों के मन से मिटे? नहीं, मेरे आने के बाद डर वाली कहानी खत्म हो जाएगी ना। जनता डायरेक्ट मेरे से आके बात करेगी। सोचिए, लीडर को ऐसा होना चाहिए कि उसकी जनता उससे खुश हो जाए।
लीडर को ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसी की जनता उससे डर रही है। मैं यहाँ से गुजरूं और सामने वाला देखिए, अरे वो आ गया, छुपो जल्दी, मुंडी छुपा के रखो, या जरूरी माहौल बना हुआ है, एकदम शांत हो जाओ, काहे कि वो आ रहा है, खा जाएगा, वो राक्षस है। अरे हम राक्षस नहीं बनेंगे, हम इंसान हैं और इंसान के बीच में बैठेंगे। युवा मेरे साथ जितना खुश हो रही है, उनको मेरे में फ्यूचर दिखाई दे रहा है उनका। सुशासन सरकार की जो तमाम योजनाएं धरातल पर हैं, या फिर जो बीडीसी के कार्य क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, उसमें क्या कुछ कमियां रह गई आपके अमिया पंचायत में, कुछ बताइएगा, और उस कमियों को आप कैसे दूर करेंगे? और जैसे जैसे मैं गांव-गांव में विजिट करना शुरू किया, तो वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी कमियां हमको देखने के आने लगे कि भाई जो अभी लीडर है अपने पंचायत क्षेत्र का, उसको तो इस कमी को दूर करना चाहिए। और उसमें भी आप ये बीडीसी चुनाव जीत के आए हुए हैं, मतलब आप ब्लॉक लेवल पे पहुंचे हुए हैं, है ना, तो उसको तो निपटारा करने के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या कमी दिखाई दी हमको सहजनवा कला में एक क्षतिग्रस्त पुल है, मतलब कब गिर जाएगा हमको सोचने में इतना डर लगता है। अगर पुल क्रॉस कर रहे हैं तो लगता है कि कहीं रास्ते में आधे में पहुंचो तभी पुल न गिर जाए, इतना क्षतिग्रस्त है। उसका इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर से अंदर लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, एक नहीं होता था पहले बांस की वो डंडी लगाती थी, उस पर लोग पैदल उतर के, चचरी पुल या चह बोला जाता था, तो वो था जो पानी की वजह से वो बह के चला गया। तो फिर से ये तो इनको पहले उसको दुरुस्त करा देना चाहिए था, क्योंकि वो पद पे थे। भगवानपुर गांव में इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए पता है घुटनों तक लोगों को कीचड़ से होते हुए जाना पड़ रहा है। तो लोग वहां से बोले हमको कि ये निपटारा कैसे होगा, तो हम बोले कि भाई ये निपटारा तो उनको करना चाहिए जो पहले से इसको जीते हुए हैं, तो जीत के इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको आप पद पे लाएगा तभी हम इसका निपटारा कर पाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि आप पद पर अगर आएंगे तो जनता को इन सब मतलब दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा इन सब दुखों को। तो भगवानपुर का मतलब वो दिक्कत तो हम खत्म कर देंगे, सहजनवा कला का दिक्कत खत्म कर देंगे। अभी देखिए हमारी सहजनवा खुर्द में जो भी रोड की इतनी खतरनाक व्यवस्था है, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है ना, तो वहां क्या किए हैं वो हम खत्म कर देंगे। फिर से चलते हैं हम सुखसेनवा से पांडेपति जब जाते हैं तो अभी तो बारिश खत्म हो गया है, लेकिन वहां पे लगता है ना कि हम नहर के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। बीच में इतना कीचड़ है, लोग मतलब पैदल जाना मुश्किल है वहां पे, और अगर बाइक वाला भी जा रहा है तो देखता है उधर से कोई बाइक वाला नहीं आ रहा, क्योंकि वो पानी सर चुका है। अगल बगल वाले लोग बीमार हैं। क्या नेताजी को नहीं दिखाई दिया? नेताजी को दिखना चाहिए कि भाई ये ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी गंगुआ बाजार से जैसे सुखसेनवा में एंट्री करते हैं, इतना खतरनाक कीचड़ था, कई दिन तक कीचड़ था। वो तो उत्तर प्रदेश के किसी नेताजी को दिमाग में आई, चलो भाई यूपी बिहार के क्या झंझट लेना, इस पे हम खड़ंजा करवा दे रहे हैं। एकीकरण का काम तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन ये चीज तो इनको देखना चाहिए था कि हमको सुधार करना है, इसको नहीं देखना। उनको ये दिखना है कि भाई इनके साथ कोई न घूमे, हमको किसी को अपने साथ लेके घुमाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो खुद को दिखाना है कि भाई आई एम द बेस्ट। और रही बात भीड़ की, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि भीड़ हम क्यों दिखा रहे हैं। हम अपने आप को प्रूव करने चाह रहे हैं क्या कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लोगों को हमको सिखाना है क्या कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल उस भ्रम को नहीं रखना है कि ये भीड़ लेके आ रहे हैं और आप अकेले आ रहे हैं। अकेले मैं जा रहा हूं मतलब आपको हमसे आके अपना काम निकालना है, भीड़ से जाके आपको सारा काम नहीं कराना है। तो उस भ्रम से दूर हो जाइए। भीड़ में जबरदस्ती हम किसी को लेके जा रहे हैं, अगर हम अपने साथ 2-4 लोगों को लेके निकले, फिर से क्या स्थिति पैदा होगी? वो जाते हैं और जाके उसके बोलते हैं तुम उनके साथ काहे घूम रहे हो? वो आता हमको बोलता है कि देखिए हम आपके साथ गए थे घूमने, वो हमको धमका रहे हैं कि क्यों घूम रहे हो। तो हम ये बोलते हैं नहीं तुम अपना काम करो, तुम हमारे साथ मत घूमो, तुम्हारा काम है जनता के बीच जाओ, जाके अपनी वास्तविकता बताओ। क्या लोग बेवकूफ थोड़ी है यहाँ के कि आप बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? हर गांव का आदमी हर गांव की स्थिति लेते रह रहा है कि किसकी किस गांव में क्या स्थिति है। तो ये भीड़ दिखाना, तो ये बहकावा वाली कहानी के लोगों को बहकाया जा रहा है कि हमारे गांव की जनता हमारे साथ है, उस गांव की जनता उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी जनता समझदार है। हर जनता हर गांव में जाके खुद पता कर रही है कि जो कैंडिडेट है किसका किस गांव में कितना वोट है, जिसकी रिपोर्ट हमको मिलते रहती है। चुनाव चल रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है। भोरे विजयपुर में भी नामांकन भी हो गया है, अब वोटिंग भी होगा 24 अक्टूबर को और उसके बाद। लेकिन आप बताइए कि आचार संहिता के दौरान आप चुनाव प्रचार में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप?
नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आप भीड़ इकट्ठा करके मत जाइए, आप अकेले जाइए, है ना, और ये कोविड-19 का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि भाई जब गवर्नमेंट कह रही है कि इसको फॉलो करना है तो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के सारी बातें करती है। अगर यहाँ पे कोविड का कोई केस आ ही जाएगा तो कितना कम समय में हर जगह फैल जाएगा। अगर मैं भीड़ को लेके जा रहा हूँ तो एक आदमी से सारा भीड़ में फैल जाएगा। तो इस चीज को हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कौन रखेगा। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि भीड़ मत इकट्ठा करिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है, कोई कर रहा है, जो कर रहा है उसको जनता नकारेगी। और अमिया पंचायत की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? अमिया पंचायत की जनता को बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरी वास्तविकता को समझें और इस चीज को समझें कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है ढेर सारा। अगर मैं बीडीसी बनूंगा तो मैं बीडीसी उस पद की सेवा का भाव लेके चलूंगा। अगर मैं बेरोजगार रहता, निकम्मा रहता, तो जो पद मुझे मिलता तो वो मुझे समझ में आता कि यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और उसमें से पैसा चूसते रहता। लेकिन मेरे पास हर चीज सोर्स ऑफ इनकम है। मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, मैं इंजीनियर के बाद से मैं किसान हूँ। अपने खेतों में केला की फसल उगाता हूँ, मेरी चर्चा हर जगह चलती है। डीएम सर से भी मैं कई सारी मीटिंग कर चुका हूँ केले की चिप्स के रिगार्डिंग जो मार्केट में उतारना है ना, तो उसके लिए बहुत सारी बातें हो चुकी है। आप लोग मुझे समझिए, मुझसे जुड़िए, आपका भविष्य गारंटी है कि मैं बनाऊंगा और मैं आपके भविष्य के बारे में चिंता करूंगा। जी, तो ये थे बीटेक करके जन्मेजय तिवारी, जिनकी पत्नी निधि तिवारी उम्मीदवार हैं वहां से, और अमिया पंचायत की जनता इनको कितना समर्थन देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हम इसी क्रम में, इसी दौरे में हैं, फिर मुलाकात होगी और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं इनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।